चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़े थे उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उससे आज आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग रफ पेपर पे इस तरीके से पिक्चर बनाइएगा और बना करके कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर पिक्चर नहीं आती है तो कोशिश कीजिएगा कहीं से पिक्चर अगर मिल जाए तो कोई व्यवस्था कर करके समझिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए देखते हैं। तो कल हमने बताया था कि ये जो पोर्शन था इसको बोलते थे माउथ। ये था हमारा माउथ था। ये जो माउथ में जो खुला हुआ जगह रहता है, माउथ को जब खोलते हैं तो एक खाली जगह रहता है जिसको हम लोग बोलते थे बकल कैविटी। बकल कैविटी, ठीक है। अब फिर बताए थे कि माउथ के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स यानी ग्रसनी। इसको हमने बताया था ग्रसनी। अब ग्रसनी से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने बताया था ग्रास नली, इसको बोलते हैं ग्रास नली, ठीक है। तो देखिए, मुख का जो हिस्सा होता है, मुख के हिस्से से आमाशय का जहाँ पार्ट शुरू होता है यानी आमाशय के ऊपर तक का ये जो पाइप है, यानी ये जो पाइप यहाँ से यहाँ तक आया है ग्रास नली का पाइप, इसकी लेंथ जो होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो नोट्स बनाया कीजिए। तो मुख से आमाशय के ऊपरी सिरे तक जो ग्रास नली की लंबाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि मुख में लार क्या होता है, हमेशा निकलता रहता है। तो लार में 2 तरीके के एंजाइम होते थे, वो सब आपको मैंने वीडियो में बता रखा है। वीडियो आप देखिएगा तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो बताए थे कि मुख में बोलस का निर्माण होता है। बोलस, ये बोलस क्या होता है, भोजन और लार का मिक्स रूट बोलस होता है। ये बोलस क्या होता है, जब हमारे पेट में पहुंचता है यानी आमाशय, यहाँ पे ये हमारा आमाशय है, ठीक है। इसको आप लोग स्टोमक कहते हैं, स्टोमक, ठीक है। तो यहाँ पे जब बोलस पहुँचता है तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि आमाशय के पार्ट में, आमाशय के अंदर के दीवारों पे कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिका? एपिथेलियमी कोशिकाएं। और वही कोशिकाएं क्या करती हैं, जठर ग्रंथि को बनाती हैं, ठीक है। और जठर ग्रंथि से क्या निकलता था, जठर रस, जठर रस, जठर ग्रंथि से निकलता था जठर रस। अब जठर रस जो होता था, बताए थे कि ये अकेला नहीं होता है, ये अपने साथ 2-4 को ले करके चलता है और कंबाइंड रूप से ये मिल करके जठर रस कहलाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें थी, जठर रस में HCl, म्यूकस, चौथा पेप्सिनोजेन, फिर उसके बाद पेप्सिनोजेन, फिर उसके बाद प्रोरेनिन, और एक और होता है जिसको आप लिख सकते हो गैस्ट्रिक लाइपेज। ये बहुत कम बुक में मतलब मिलता है, दिया रहता है। कल मैंने इसको नहीं लिखवाया था। मेन ये 4 होते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैंने ऐड करवा दिया कि ताकि आप इसको याद रखेंगे, कभी कभी आ जाता है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। तो जठर रस के बारे में बताया था कि जठर रस को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो देखिए, अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि जठर रस कहाँ निकलता है, शरीर के किस भाग में निकलता है, तो आमाशय में निकलता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। जठर रस जो होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो जठर रस का जो पीएच वैल्यू होता है, लिखते जाइएगा आप लोग, नोट डाउन करते जाइएगा, तभी ये आगे जा कर के आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अदरवाइज नहीं तो 10 का 10 रह जाएगा। 1.8
ठीक है। जठर रस का पीएच वैल्यू 1.8 होता है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए, तो दो टाइप का क्वेश्चन, एक जठर रस कहाँ रिलीज होता है, तो आमाशय में या स्टोमक में। जठर रस का पीएच वैल्यू क्या होता है, 1.8 होता है। जठर रस में किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन जठर रस है, HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। अब देखिए HCl का वर्क क्या होता है वो मैंने बता रखा था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। HCl का काम क्या होता था कि HCl जो क्या करता था, खाना जो होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता था। खाना को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि पचाने में मदद करता है, उसको सरल बनाता है, ठीक है। दूसरा HCl का एक और काम था, HCl का दूसरा काम हमने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि हमारे लार में दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या था कि वो खाने में जो हानिकारक जीवाणु आते हैं उसको वो मारने का काम करता था। तो 100% जीवाणु मुंह में नहीं मरते थे, कुछ जीवाणु जो होते हैं वहाँ से पास कर जाते हैं। अब पास करने के बाद वो हमारे पेट में पहुँच जाते हैं, यहाँ पे खाने के साथ जो हम भोजन लेते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे वो जीवाणु तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उस नुकसान को यानी उन जीवाणु को मारने का काम यहाँ पे HCl करता है। तो देखिए, मुंह में जो जीवाणु को मारा वो है लाइसोजाइम, अगर वहाँ से बच गया पेट में आ गया तो यहाँ पे कौन मारा, HCl। और HCl आप जानते होंगे कि सबसे हार्ड एसिड होता है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, वहाँ पे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो HCl का दो काम, एक खाना को ब्रेक डाउन करना, सरल बनाना, और दूसरा HCl का काम क्या है, हानिकारक जीवाणुओं को मारना, हानिकारक जीवाणुओं को मारना। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बना सकता है आपसे कि पेट में हानिकारक जीवाणु को कौन मारता है, तो HCl, ठीक है। अब देखिए, इसमें नोट कर लीजिए कि HCl का जो पीएच वैल्यू होता है, HCl का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो वो HCl का पीएच वैल्यू जो होता है वो कहीं सब बुक में अलग अलग मिलेगा। कहीं पे HCl का वैल्यू नेट वगैरह पर देखिएगा तो 0 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे HCl का वैल्यू 1.5 से 2.5 दिया रहता है, ऐसा लिखा रहता है। तो आप अकॉर्डिंग टू, ऐसे जनरली आपको ज़्यादातर ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आपको एक रेंज दे दिए हैं, इसी रेंज के अकॉर्डिंग HCl का जो वैल्यू होगा वो आप देख करके ऑप्शन में टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बताएं कि पेट में खाना क्या होता है, पचता है, क्या क्या पचता है, अब उसको देखते हैं। खाना तो हम खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं। सब्जी में भी अलग अलग तरह का आइटम मिला होता है, हरी सब्जी मिक्स करके बनाते हैं, आलू रहता है, तो कभी सेम तो कभी मटर, ये सब मिक्स करके बनाया जाता है, तो वो तो हमारे पेट में चला गया। तो उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे डाइजेस्ट होते हैं हमारे शरीर में, वो चीज़ हम देखते हुए चलेंगे और इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहला चीज़ हमने बताया था कौन सा पोषक तत्व का पाचन होता है, तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी बोलते हैं, स्टार्च भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट न रह करके स्टार्च अगर लिखा हुआ है तो उसको आप समझ जाइए कि ये कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो मुख में स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो टाइलिन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ तक हुआ। यहाँ तक होने के बाद अब आगे देखते हैं। अब देखिए, HCl हो गया, म्यूकस बता चुके थे कि म्यूकस क्या करता है, आमाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आते हैं पेप्सिनोजन की बारी। पेप्सिनोजन बेचारा एक ऐसा मतलब वहाँ पे एंजाइम के फॉर्म में कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इनएक्टिव फॉर्म में ये होता है, ठीक है। ये एक्टिव होने के लिए क्या करता है, तो HCl से मिलता है। पेप्सिनोजन जो होता है
ये अभी अकेला है, मतलब अभी इनएक्टिव है, ये अभी कुछ नहीं कर सकता है। ये करने के लिए अपने आप को एक्टिव बनाएगा। एक्टिव बनाने के लिए क्या करता है, HCl से ये मिलता है, और जब ये HCl से मिल जाता है तो बना देता है पेप्सिन। कल मैंने ये वीडियो में करवा रखा है, उसमें भी आप देख सकते हो। पेप्सिनोजेन जब HCl से मिल गया तो ये बना दिया पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या हो गया, पेप्सिनोजेन क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था, इनएक्टिव था। अब ये क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म में, यानी कि अब ये काम करेगा, पेप्सिन जो है ये काम करेगा। अब पेप्सिन क्या काम करता है, तो पेप्सिन जो होता है, जो हम खाना खाते हैं तो खाना में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है कौन भाई, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। ठीक है, क्या करेगा, डाइजेस्ट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है कौन, पेप्सिन, और इसको डाइजेस्ट करके इसका फॉर्म चेंज कर देता है, इसको बना देता है पेप्टोन। हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको पेप्टोन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है या कहाँ शुरू होता है, तो आमाशय, इसका आंसर होगा आमाशय। याद रखिएगा, पूछेगा कि आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, तो आंसर आएगा प्रोटीन। ठीक है, कैसे पचा, यहाँ पे हमने बता दिया कि प्रोटीन को कौन पचाता है, पेप्सिन। पेप्सिन पचाता है तो प्रोटीन को किस चीज़ में चेंज कर देता है, तो प्रोटीन चेंज हो जाता है पेप्टोन में। ठीक है, अब ये पेप्टोन जो होता है, ये पेप्टोन फॉर्म में चेंज होकर के यही पेप्टोन फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता है, आमाशय से छोटी आंत में आता है। तो फिर देखेंगे कि कैसे पचता है। फिलहाल अभी इतना यहाँ तक याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, या डायरेक्टली ये पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो याद रखिएगा पेप्सिन। ठीक है, आमाशय में पेप्सिन करता है, आगे भी आएगा, आगे भी आएगा, प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होगा उसका कुछ अलग नाम होगा, लेकिन उसका भी काम यही रहेगा कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो याद रखना है, आप कलेक्ट कीजिएगा कि प्रोटीन को पचाने वाला कौन कौन एंजाइम होगा, लास्ट में आप सबको लिख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन भी मैं करवाऊँगा भी। तो याद रखिएगा, पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। अब प्रोटीन को पचा के क्या बना देता है, पेप्टोन। यहाँ तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बारी आती है प्रोरेनिन की। प्रोरेनिन ये भी बेचारा क्या होता है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये भी अभी कुछ नहीं कर सकता है। ये क्या है, इनएक्टिव है, ये इस फॉर्म में कुछ नहीं कर सकता है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को एक्टिव करता है। तो एक्टिव करने के लिए क्या करेगा, ये HCl से ये भी मिल जाता है, और मिल करके एक्टिव होता है, और एक्टिव होकर के ये प्रो हट जाता है, बन जाता है केवल रेनिन। क्या बनेगा, रेनिन। ठीक है, अब इसका काम क्या है, तो ये मैंने बताया था कि प्रोरेनिन जो होता है, ये HCl से मिल गया, रेनिन बन गया। अब ये रेनिन क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन को पचाता है, ये भी प्रोटीन को ही पचाएगा। ठीक है, तो कौन से प्रोटीन को पचाएगा भाई, तो मिल्क प्रोटीन को, यानी जो हम दूध या दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट खाते हैं उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने का काम ये रेनिन करता है। ठीक है, तो मिल्क प्रोटीन क्या होता है भाई, तो मिल्क प्रोटीन का नाम है केसिनोजेन। केसिनोजेन, ठीक है, केसिनोजेन, याद रखिएगा, मिल्क प्रोटीन क्या होता है, केसिनोजेन। अब आप पूछेगा कि सर केसिनोजेन क्यों, हम तो केसिन पढ़े हैं। तो केसिन होता है, जब केसिनोजेन पचता है तो वो केसिन में चेंज हो जाता है। तो डायरेक्टली कहीं कहीं पे अगर क्वेश्चन होगा, सिंपल क्वेश्चन रहता है, तो ऑप्शन पे आप देखिएगा कि मिल्क प्रोटीन या दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन है, तो दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन अगर ऑप्शन में केसिन रहेगा तो केसिन मानिएगा, अगर ऑप्शन में केसिनोजेन रहेगा तो केसिनोजेन मानिएगा। दोनों सही है, दोनों सही रहेगा। अब देखिए कैसे हुआ। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन एक साथ देगा नहीं, जब भी देगा तो कोई एक ही देगा।
इसलिए ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखिएगा, रेनिन मिल्क प्रोटीन को पचाया। मिल्क प्रोटीन में क्या नाम आता है, कैसिनोजेन, यानी मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है कैसिनोजेन। कैसिनोजेन को क्या करता है, रेनिन पचाता है। रेनिन क्या करेगा, कैसिनोजेन को पचाता है, और इसको पचा करके क्या बना देता है, केसिन बनाता है, केसिन, ठीक है। इसको पचाएगा, पचा करके क्या बनाएगा, केसिन। और यही केसिन क्या होता है, ये भी डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होकर के अंत में ये कैल्शियम पारा कैसिनेट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। देखते हो कि बच्चे जो होते हैं, कभी कभी बच्चे तो दूध ज़्यादा पीते हैं और वो दूध को ज़्यादा पचाने में कैपेबल भी होते हैं, कारण उनमें रेनिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और वो रेनिन जब दूध को पचाता है तो ये इस फॉर्म में पचता है। रेनिन कैसिनोजेन को पचाया, कैसिनोजेन केसिन को पचाया, केसिन जो पचता है तो वो बनाता है कैल्शियम पारा कैसिनेट। ये यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम पारा कैसिनेट, ठीक है, ये बनाता है। तो ये देखते होंगे कि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, उल्टी कर देते हैं, जिसको बोलते हैं कै कर देते हैं, तो देखते हैं दही की तरह निकलता है उसके मुंह से। वो दही जो होता है यही होता है कैल्शियम पारा कैसिनेट, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दूध पीने से हमें कैल्शियम भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, ठीक है। कुछ पोषक तत्व और भी जो होते हैं वो हमारे बॉडी को मिल जाते हैं। तो ये हो गया रेनिन का काम। तो याद रखिएगा, रेनिन भी क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। कौन से प्रोटीन को, तो मिल्क प्रोटीन को। मिल्क प्रोटीन का क्या नाम है, कैसिनोजेन। अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तो ये रहेगा केसिन, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये हो गया इसका काम। अब आता है भाई गैस्ट्रिक लाइपेज का काम। ये गैस्ट्रिक लाइपेज, चूँकि गैस्ट्रिक लगा हुआ है तो याद रखिएगा कि गैस कहाँ बनता है, पेट में, ठीक है। गैस कहाँ बनता है, पेट में। तो गैस से ही बना है गैस्ट्रिक, और ये गैस्ट्रिक लाइपेज है तो यानी ये पेट में ही ये बनेगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है गैस्ट्रिक लाइपेज का निर्माण कहाँ होता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज का निर्माण पेट में होगा। गैस कहाँ बनेगा, पेट में, तो गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, तो ये जो हम खाना खाएं, खाना में तो प्रोटीन तो पच गया। अब प्रोटीन के बाद उस खाने में अगर वसा होगा, फैट होगा, तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को पचाता है। फैट को पचाता है। लगभग 50% फैट को यहाँ पे ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। कौन करेगा भाई, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, करता है। अब ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है फैट को पचाता है, फैट को पचा करके इसको भी तो किसी रूप में बदलता होगा। तो किस फॉर्म में बदलता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो जब फैट को पचाता है तो उसको बनाता है ट्राइग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसरॉल में बनाता है। ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसरॉइड भी लिखा जाता है, ऐसे ग्लिसरॉइड भी रहता है। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, इसको ऐसे ही बोलेंगे, ट्राइग्लिसरॉइड, याद रखिएगा, ट्राइग्लिसरॉइड। तो 50% वसा का पाचन कहाँ हो गया, आमाशय में हो गया, पेट में हो गया। तो याद रखिएगा कि पेट में किन किन चीज़ों का पाचन होता है, तो मुख्य रूप से ज़्यादा क्या पचता है, प्रोटीन पचता है। इसीलिए आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। आमाशय में वसा का भी पाचन होता है, और वो वसा को पचाने में कौन मदद करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये लाइपेज आगे भी निकलेगा, क्योंकि पेट में निकला है तो गैस्ट्रिक लाइपेज इसका नाम है, याद रखिएगा।
ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है फैट को पचा करके किस चीज़ में बदलता है, ट्राइग्लिसराइड में बदलता है। ग्लिसराइड, ये आर रॉ है, ग्लिसराइड में बदलता है। तो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खाना मेरा यहाँ से जितना पचना था वो पच चुका। अब खाना क्या होगा, आमाशय से बाहर आएगा। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे पाचन कैसे होता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आमाशय हो गया ये हमारा। ठीक है, आमाशय से ये जो पाइप यहाँ पे आता है ऐसे, देखिए सपोज कि ये छोटी आंत है। ठीक है, छोटी आंत जो होता है, मान लिया कि टोटल लेंथ इतना है, तो छोटी आंत को भी 3 पार्ट में बांटा गया। छोटी आंत को 3 पार्ट में बांटा गया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। पहला पार्ट जो होता है उसको डेडुनम कहते हैं। डेडुनम इंग्लिश नेम है, याद रखिएगा, डेडुनम आराम से आपको मिल जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, इंग्लिश को ही सही माना जाता है। अगर हिंदी में गड़बड़ी है तो इंग्लिश को आप देख करके सही कर सकते हो। डेडुनम फर्स्ट वाले पार्ट को, सेकेंड वाला जो पार्ट है उसका नाम है जेजुनम, जेजुनम। एंड थर्ड वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इलियम, इलियम। ठीक है, तो छोटी आंत के 3 हिस्से याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। छोटी आंत का 3 भाग कौन कौन है भाई। पहला भाग डेडुनम, सबसे पहला यानी ऊपर का भाग डेडुनम होता है। बीच का भाग जो होता है वो जेजुनम होता है। एंड सबसे लास्ट निचला भाग जो होता है उसको इलियम कहते हैं। याद रखिएगा। तो इससे भी क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछ सकता है कि छोटी आंत का ऊपरी सिरा क्या कहलाता है, या छोटी आंत के सबसे ऊपरी हिस्से का क्या नाम है, तो डेडुनम। छोटी आंत के सबसे निचले हिस्से को क्या कहते हैं, इलियम। छोटी आंत के मध्य हिस्से को क्या कहते हैं, जेजुनम। ये बन सकता है क्वेश्चन। खैर ये सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने बता दिया कि हो सकता है इन फ्यूचर कभी बन जाए, तो आप इसको याद रखिएगा, आप उसको आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम लोग अपना डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट रखते हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि खाना जो होता है यहाँ पे हमारे आमाशय में है, स्टोमक में है। तो बताया था कि खाना जो होता है यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, अम्लीय हो जाता है, क्योंकि HCl से मिक्स हो जाता है, अम्लीय हो गया। अब ये खाना जब यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे डेडुनम में, ये खाना का क्या नाम था, बताए थे काइम। याद रखिएगा, काइम। ये खाना ये पहुँच गया कहाँ, डेडुनम में। अब ठीक है, डेडुनम में जब खाना पहुँचा तो ये खाना, हम तो खाना बोल रहे हैं बट इसको बायोलॉजी के टर्म में इसको क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। याद रखिएगा, काइम। अब यहाँ पर मेन जो क्या होता है तो वो देखिए। तो देखिए, काइम जो होता है जैसे ही यहाँ पहुँचता है ना, तो लीवर जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है, हमारा लीवर है। लीवर है जिसको आप हिंदी में यकृत कहते हो। ठीक है, ये लटकता हुआ एक देख रहे हो यहाँ पे घुंघरू की तरह, ये हमारा गॉल ब्लाडर है। गॉल ब्लाडर जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय, जिसमें पीत जमा रहता है। तो ये गॉल ब्लाडर से जो होता है ना, जिसको हम लोग, इस पित्ताशय में एक तरह का जूस होता है। कौन सा जूस होता है भाई, तो इसमें होता है बाइल जूस, बाइल जूस। याद रखिएगा, जिसको आप लोग पीत रस कहते हैं, हिंदी में पीत रस, इंग्लिश में बाइल जूस। कहाँ स्टोर रहता है, तो गॉल ब्लाडर में स्टोर रहता है। इंग्लिश नेम में थोड़ा सा अलग अलग है, तो याद रखना होगा। गॉल ब्लाडर में बाइल जूस होता है इंग्लिश में, हिंदी में तो सिमिलर है, पित्ताशय में पीत रस होगा। जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप याद कर सकते हो।
जैसे ही खाना इस डेडुडम पार्ट में पहुंचता है तो यहाँ से ये बाइल जूस जो होता है ना, ये नली से इस खाने के पास पहुंच जाता है। ठीक है, नली के द्वारा इस नली से बाइल जूस क्या हो रहा है, यहाँ से पहुंच जा रहा है इस खाने के पास। ठीक है, अब ये बाइल जूस क्या करता है, तो बाइल जूस का काम है यहाँ पे क्या पहुंचा भाई, बाइल जूस पहुंच गया है। अब ये अपना काम करेगा। क्या काम करेगा, तो बाइल जूस का काम होता है, ये जो फैट पेट में पचा था, ट्राइग्लिसराइड बन गया था, और जो पूरी तरीके से नहीं पचा था वो अब यहाँ पे पचने का काम होगा। तो पचते हैं सारे, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे होगा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बाइल जूस क्या करता है, ये फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब डाइजेस्ट कैसे करेगा, तो फैट भाई एक समझो कि मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर है। ठीक है, अब बहुत बड़े पत्थर को ये क्या करते, हम लोग कहीं ले करके जाने का काम करते हैं, तो वो क्या होता है, उठाने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, तो कोशिश करता है कि उस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे। तो वैसे ही ये बाइल क्या करता है, फैट को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है। फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। कौन बांटता है भाई, बाइल जूस बांटता है। कौन बांटता है, बाइल जूस। तो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये जो होता है ना, ये एक प्रोसेस कराता है जिसको मिलता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, कहीं कहीं पे इमल्स केवल लिखा रहता है, तो इमल्सिफिकेशन इसको बोलते हैं। फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो फैट को कौन तोड़ता है, बाइल जूस। फैट को तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया फैट, अब इसका यहीं पे ये काम हो गया। ठीक है, बाइल जूस का और भी काम होता है। तो जैसे जैसे हम लोग स्पेशली मतलब कि अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जब हम लीवर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि बाइल जूस में क्या क्या चीज़ें और चीज़ों को कर सकता है। तो फिलहाल अभी हमको इतना याद रखना है। तो यहाँ पे कौन आ गया भाई, बाइल जूस कहाँ से निकला, बाइल जूस, ये बाइल जूस निकला गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर से। ठीक है, अब ये बाइल जूस को बनाता कौन है भाई, तो इसको बनाने वाला, इसका निर्माण करता जो है वो है कौन, लीवर, यकृत। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है बाइल जूस को कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है। बाइल जूस कहाँ स्टोर रहता है, तो गॉल ब्लैडर में रहता है। ठीक है, बाइल जूस जो होता है ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय होने के कारण ये क्या करता है, यहाँ जो खाना अम्लीय फॉर्म में पहुंचा था, यानी ये जो खाना अम्लीय था, ये यहाँ आकर के जब बाइल जूस इसके साथ मिलता है तो ये बन जाता है खाना, अब क्षारीय हो जाता है, क्षारीय फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, अब तो बाइल जूस का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो पीएच जो वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू ऑफ बाइल जूस जो होता है वो इसका 7.7 होता है। ठीक है, बाइल जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.7 होता है। इसको आप नोट करते जाइएगा। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, बोर्ड छोटा है, जगह कम है, इसके कारण बहुत ही कम चीज़ों को लिख पाता हूँ, तो मैं इसको मिटाता भी जाऊँगा, इसलिए आप इसको सुविधा अनुसार, आप तो वैसे भी आप लोग स्मार्ट हो, इन चीज़ों को आराम से वीडियो को रोक करके लिख सकते हो। चलिए, ये चीज़ हो गया, बाइल जूस का काम ख़त्म हो गया। कहाँ से निकला था ये बाइल जूस भाई, गॉल ब्लैडर से निकला था। गॉल ब्लैडर में कहाँ से आता था, तो लीवर बना करके वहाँ पे स्टोर करता था। क्लियर, यहाँ से क्लियर हो गया। बाइल जूस का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.7 होता है। अब देखिए, ये लीवर का एक तरह से काम इधर का हो गया। अब आएगा भाई कौन, अब देखो, देख रहे हो ये वाला, ये जो है ना, ये पैनक्रियाज है। चलो इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद में
यहाँ देख लो, ये है पैनक्रियाज, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग नहीं हम लोग बोलते हैं अग्न्याशय, ठीक है, जिसको हम लोग अग्न्याशय कहते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अग्न्याशय से क्या होता है, ये भी एक जूस निकालता है और जूस निकाल के खाने के ऊपर जा कर के छोड़ता है। खाना पचने में ऐसे ही मतलब ऐसे ही खाना नहीं पचता है, खाना पचाने में सब लोग नहीं कह सकते, सब बॉडी का ये जो जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है लगभग सब क्या करता है, वो अपना अपना हेल्प देता है, अपना अपना इम्पोर्टेंस रखते हुए अपना काम करता है। पैनक्रियाज भाई साहब का ये क्या काम है, तो इसको देख लेते हैं। तो पैनक्रियाज ये क्या करता है, ये भी एक जूस रिलीज करता है और उसका नाम इसी के नाम से मिलता जुलता है, इसका नाम है पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस। इसको तो आप आराम से याद रख सकते हो। पैनक्रिएटिक जूस कौन निकालता है भाई, तो पैनक्रियाज निकालता है, हिंदी में अग्न्याशय निकालता है, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं, चूँकि अग्न्याशय से निकलता है इसलिए इसका नाम हो गया अग्न्याशय, अग्न्याशय रस, ये चीज अग्न्याशय रस। अब देखिए, तो जिस तरीके से जठर रस अलग अलग एंजाइम अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही ये पैनक्रिएटिक जूस भी होता है। अब ये पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या चीज़ होता है, तो वो देखते हैं। पैनक्रिएटिक जूस, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए, पहला पैनक्रिएटिक जूस में, दूसरा, तीसरा। पहला पैनक्रिएटिक जूस में पाया जाता है इसमें होता है अमाइलेज, पहला अमाइलेज, दूसरा लाइपेज एंड तीसरा ट्रिप्सिन, ठीक है। ये तीन एंजाइम, ये तीनों क्या है, एंजाइम है ना, तीनों क्या है, एंजाइम्स, याद रखिएगा। ये तीनों एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, क्योंकि पैनक्रिएटिक जूस है यानी कि पैनक्रियाज से निकलता है। अब देखिए, इन तीनों का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है भाई, क्या क्या रोल है, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, खाने में जो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये जब होते हैं ये सारे एब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी में। तो उनमें कार्बोहाइड्रेट का देखे थे पाचन, यहाँ पे टाइलिन कर रहा था। टाइलिन का दूसरा नेम भी है सैलिवा अमाइलेज, भी उसको बोलते हैं। टाइलिन का दूसरा नेम है सैलिवा अमाइलेज। तो अमाइलेज वहाँ पे भी काम किया। टाइलिन का दूसरा नेम हो गया सैलिवा अमाइलेज। सैलिवा मतलब होता है लार और अमाइलेज हो गया एंजाइम का नाम। तो लार में जो निकला उसका नाम हो गया सैलिवा अमाइलेज और दूसरा नेम हो गया उसका टाइलिन, याद रखिएगा। तो अमाइलेज क्या करता है, ये अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को, ये जिसको हम लोग स्टार्च भी कहते थे, ये स्टार्च को पचाता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। लाइपेज ये किसको पचाता है, ये फैट को पचाता है। और ये ट्रिप्सिन ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। देखिए, प्रोटीन को पचाने वाला एक नया एंजाइम कहाँ से निकला, पैनक्रियाज से निकला। कहाँ से निकला, पैनक्रियाज से निकला, ठीक है। तो देखिए, कुछ प्रोटीन अमाशय में पचा था, स्टोमक में पचा था, वहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटीन नहीं पचा था। जो नहीं पचा वो आगे बढ़ा, तो यहाँ पे पचाने वाला काम फिर कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन कर रहा है। तो प्रोटीन को पचाने वाला दूसरा एंजाइम यहाँ पे हो गया ट्रिप्सिन, और उसमें था पेप्सिन।
नाम मिलता जुलता है, पेप्सिन ट्रिप्सिन। लाइपेज, लाइपेज बताए थे पेट में भी निकला था, पेट में निकला था तो उसका नाम था गैस्ट्रिक लाइपेज, और यहाँ पे पैनक्रियाज निकाला था, यहाँ पे ओनली लाइपेज, और ये लाइपेज यहाँ भी फैट को पचाएगा। अमाइलेज, अमाइलेज बताएं मुंह में जो टाइलिन होता है, टाइलिन का ही दूसरा नाम होता है सैलिवा अमाइलेज, तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा था। अब जो कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे नहीं पच पाए थे वो अब यहाँ पे पचेंगे, और उसको पचाने का यही काम करेगा अमाइलेज। ठीक है, तो ये अमाइलेज पचा करके क्या बनाता है अब उसको देखेंगे। तो देखिए, पहला कार्बोहाइड्रेट को, या यहाँ पे स्टार्च, इसको पचाता है, इसको कौन कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। कौन डाइजेस्ट कर रहा है, अमाइलेज। ये अमाइलेज क्या कर रहा है, इसको पचा रहा है, पचा रहा है तो ये क्या बनाएगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। इसको ऐसे देते हैं, अमाइलेज क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा है, पचा करके इस कार्बोहाइड्रेट को बनाता क्या है भाई, तो इसको बनाता है माल्टोज, माल्टोज में चेंज करता है। देखिए याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो पच करके क्या बनाता है, माल्टोज। अब ये माल्टोज में चेंज हुआ है, ठीक है, अभी आगे भी चेंज होगा, याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर के माल्टोज बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तित रूप माल्टोज। दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिए हैं, आराम से आप इसको देख करके ऑप्शन में टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो था वो था हमारा फैट। फैट को कौन पचा रहा था भाई, फैट को पचाने वाला था लाइपेज। लाइपेज किसको पचा रहा है, फैट को। फैट को पचा करके क्या बनाएगा, उसको भी लिख लीजिए। इसको बनाता है ग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसराइड, ग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, थर्ड जो था वो था प्रोटीन। प्रोटीन, और यहाँ पे जो प्रोटीन था उसको कौन पचाएगा, तो प्रोटीन को पचाने वाला था ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को पचाएगा, प्रोटीन को पचा करके इसको किस चीज़ में बदल देता है, इसको भी बदल देता है ये पॉलीपेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड में चेंज करता है। याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट 2-4 बार रिवीजन कर लिया तो आराम से आपको ये याद हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए अमाशय के बाद खाना पहुँचा कहाँ भाई, छोटी आंत। छोटी आंत के किस पार्ट में, डेडुनम में। डेडुनम में जब खाना पहुँचा तो वहाँ पे यकृत से क्या यकृत में गॉल ब्लैडर, यहाँ पे ऐसा यकृत में ही ऐसे जुड़ा रहता है, तो गॉल ब्लैडर से क्या निकला, बाइल जूस। बाइल जूस यहाँ पे खाना पर आया, खाना में जो फैट हुआ, फैट को इमल्सिफाइड किया, इमल्सिफाइड यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। फिर इधर से पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकला, अग्नाशय रस निकला। अग्नाशय रस में 3 तरह के एंजाइम उसमें होते थे, कौन कौन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज।
ये तीनों अलग अलग चीज़ों को पचाएंगे। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है, कार्बोहाइड्रेट लिखिए या स्टार्च लिखिए। अमाइलेज किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट को पचा कर क्या बना देता है? माल्टोज। ठीक है, और यही काम मुख में भी होता है। तो मुख में कार्बोहाइड्रेट पच करके वो भी माल्टोज में ही चेंज होता है, और माल्टोज चेंज होकर के फिर हमारे पेट में पहुंचता है, पेट में वो छोटी आंत में पहुंचता है। तो जो माल्टोज में ऑलरेडी चेंज है वो तो रहेगा ही, जो नहीं चेंज हुआ है कार्बोहाइड्रेट वो फिर चेंज होता है। तो माल्टोज के फॉर्म में सारा चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद फिर ये पार्ट आगे बढ़ता है आंत में, डेरुनम से फिर जेनुनम में, जेनुनम से फिर इलियम में आता है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि फिर ये माल्टोज कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, फिर अब देखिए सेकंड वाला जो था लाइपेज। लाइपेज क्या कर रहा था? खाने में मौजूद फैट को पचा रहा था। फैट को पचा करके क्या बना रहा था? ग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड बना रहा था। देखते रहिए, पच गया, पच करके इस फॉर्म में चेंज हो गया, ये फॉर्म में चेंज होकर के फिर क्या हुआ? आगे बढ़ेगा, छोटी आंत में आगे बढ़ेगा, जेनुनम फिर इलियम पार्ट में आएगा ये सारा चीज़। फिर उसके बाद ट्रिप्सिन क्या कर रहा था? प्रोटीन को पचा रहा था। देखिए, प्रोटीन को पेट में भी पचाने वाला एंजाइम था, वहाँ पे था कौन? पेप्सिन। वहाँ पे जो प्रोटीन बच गया, जो प्रोटीन वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो प्रोटीन ट्रिप्सिन यहाँ पे पचाया। अब पचा करके क्या बना दिया? पॉलीपेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फैट डाइजेस्ट होने के बाद अंतिम रूप से किस रूप में बदल जाता है? तो ग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर क्या बनता है? तो माल्टोज। प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अंतिम रूप से क्या होता है? तो कहीं कहीं पे तो ये दोनों रहेगा, और नहीं तो कहीं कहीं पे केवल लिखा रहता है एमिनो एसिड। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के एमिनो एसिड के फॉर्म में अंतिम रूप से बनता है, यही अंतिम रूप हमारे बॉडी को चाहिए, बन करके हमारे बॉडी उसको ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ तक का हिस्सा जो है, यानी कि पैंक्रियास तक का हिस्सा हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद जो छोटी आंत का सेकंड पार्ट यानी जेनुनम, जब जेजुनम में खाना पहुंचेगा तो वहाँ से हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में वहाँ से हम लोग देखेंगे कि खाना का डाइजेशन फिर आगे कैसे होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। इतना चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आप हर तरह के क्वेश्चन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होंगे उसको आप आराम से कर सकते हो। और डाइजेस्टिव सिस्टम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमेशा, एक दो क्वेश्चन हमेशा, मतलब लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो जो भी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ करके आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बना करके उसको कभी कभी पढ़ते रहिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखते रहिए, क्विज़ वगैरह कीजिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा सारा किस किस टाइप का क्वेश्चन बना वो मैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, अगर आप लोग की इच्छा हो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो मैं इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा उन सारों को मैं तैयार कर करके आपके सामने लाऊंगा। आप उसका आराम से एनालिसिस कर सकते हो और सारे टाइप के क्वेश्चन को कर करके अपना ये पोर्शन मजबूत कर सकते हो, और इन फ्यूचर कभी भी आएगा तो आप बिंदास उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि हाँ ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप तक लाऊं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके आप उसको बता सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको पढ़ाई समझ में आई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कर और इसका फ़ायदा उठाने को कहें, और लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो मेहनत करता हूँ उस मेहनत का फल केवल यही है कि आपका एक लाइक और आपके कमेंट्स, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और हम लोग उस पर ज़्यादा काम करते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।